Welcome students in this video on MCQs based on DC generator. Students आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में जिसमें हम DC जनरेटर के कुछ बेसिक MCQs को डिस्कस करने जा रहे हैं. This is part 4. Thank you for being with me. Here on the screen you can see MCQs and their options. First question, a 30 kilowatt 300 volt DC shunt generator has armature and field resistance of 0.05 ohm and 100 ohm respectively. What is the generated EMF? स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दिया गया है कि एक 30 किलोवाट 300 वोल्ट रेटिंग का डीसी शंट जनरेटर है जिसके आर्मेचर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.05 ओम और फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम है. तो जनरेटेड ईएमएफ कितना होगा? स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमारे शंट जनरेटर के लिए हम वोल्टेज का जो इक्वेशन रखते हैं उसमें अगर हम ये वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, फील्ड रेजिस्टेंस, आर्मेचर रेजिस्टेंस और 300 वोल्ट जो उसके रेटेड वोल्टेज हैं, तो हमें जो जनरेटेड ईएमएफ की वैल्यू मिलेगी वो होगी ऑप्शन 1 292.25 वोल्ट. दिस यू कैन कैलकुलेट इजीली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एफिशिएंसी ऑफ a DC generator means its DC जनरेटर की एफिशिएंसी क्या होती है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें हमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, ओवरऑल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी और नन ऑफ द अबोव. तो हमें पता है कि जो डीसी जनरेटर की एफिशिएंसी हम जो एक जनरल फॉर्म में हम बात करते हैं तो वो होती है ओवरऑल एफिशिएंसी. तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन 2 ओवरऑल एफिशिएंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 4 पोल lap wound DC shunt generator has an armature winding consisting of 220 turns each of 0.04 ohm. The armature resistance is. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक 4 पोल lap wound DC shunt generator है जिसके आर्मेचर वाइंडिंग में जो टर्न्स है वो है 220 और जिसका रेजिस्टेंस है 0.04 ओम. तो उसका आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें बताना है. तो यहाँ पे सेम शंट जनरेटर का जो ईएमएफ का हमारा जो हम फॉर्मूला लिखते हैं उसमें अगर हम ये वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो हमें आंसर 1 ओम मिलेगा. दिस यू कैन कैलकुलेट इजीली. सो लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डीसी मशीन द कम्यूटेटर एक्ट्स एज अ रेक्टिफायर, एन एम्पलीफायर, अ लोड और नन ऑफ द अबोव. डीसी मशीन में एक जो कम्यूटेटर है वो किस तरीके से काम करेगा? ये सवाल है जिसके 4 ऑप्शंस हैं कि रेक्टिफायर, एज एन एम्पलीफायर, अ लोड और नन ऑफ द अबोव. सो एज वी ऑल नो कि कम्यूटेटर जो है वो एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 1 अ रेक्टिफायर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डीसी शंट जनरेटर सप्लाइज अ लोड ऑफ 7.5 किलोवाट एट 200 वोल्ट. The armature resistance is 0.6 ohm and field resistance is 80 ohm. The generated EMF is. स्टूडेंट्स यहाँ पे एक डीसी शंट जनरेटर जो 7.5 किलोवाट और 200 वोल्ट रेटिंग का है जिसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.6 ओम एंड फील्ड रेजिस्टेंस 80 ओम है, तो उसका जनरेटेड EMF हमें निकालना है. तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में निकाला था वैसे ही हम वो इक्वेशन यूज़ करके यहाँ पे हम आंसर निकाल सकते हैं जो होगा आपका 224 वोल्ट. नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है इन अ शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड जनरेटर द शंट फील्ड इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ. एक शॉर्ट शंट कंपाउंड जो हमारा जनरेटर है उसमें जो हमारा शंट फील्ड रेजिस्टेंस होगा वो किसके पैरेलल में, शंट फील्ड रेजिस्टेंस नहीं बट जो शंट फील्ड वाइंडिंग है वो किसके पैरेलल में कनेक्ट होती है? तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उसमें है सीरीज फील्ड के पैरेलल में या आर्मेचर के पैरेलल में या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर में या सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज फील्ड एंड आर्मेचर. तो जो 4 ऑप्शंस है उसमें हमें अगर उसका स्ट्रक्चर पता है, उसका डायग्राम अगर हम याद करें तो हमें पता चलेगा कि जो हमारी शंट फील्ड होती है वो आर्मेचर वाइंडिंग के साथ पैरेलल में कनेक्ट होती है. सो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका सेकेंड आर्मेचर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट्स रिजल्ट्स इन डैश. आर्मेचर रिएक्शन की जो इफेक्ट है, जो असर है वो क्या होती है? ऑप्शंस हैं
डिक्रीज इन टोटल फ्लक्स, इंक्रीज इन टोटल फ्लक्स, मेक्स एयर गैप फ्लक्स यूनिफॉर्म और नन ऑफ द अबव। तो जो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें पता है कि आर्मेचर रिएक्शन की 2 इफेक्ट होती है, उसमें एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होती है जिसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, बट दूसरी जो होती है वो है डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, यानी कि जिसमें फ्लक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो इसलिए हमारा आंसर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आर्मेचर रिएक्शन डैश पोल टिप। आर्मेचर रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है पोल टिप के पास? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। वीकेंस द फ्लक्स एट द लीडिंग टिप, यानी कि लीडिंग टिप के पास जो हमारा फ्लक्स है वीक रहता है, यानी कि रिड्यूस होता है। दूसरा ऑप्शन है वीकेंस द फ्लक्स एट ट्रेलिंग पोल टिप। तीसरा है स्ट्रेंथन्स द फ्लक्स एट लीडिंग पोल टिप, एंड लास्ट है नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको लीडिंग पोल टिप और ट्रेलिंग पोल टिप क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो जो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसमें जो हम आर्मेचर के स्ट्रक्चर को जिस डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, तो वो डायरेक्शन में जो फर्स्ट हमारा पोल टिप आता है वो होता है आपका लीडिंग पोल टिप, और उसके ऑपोजिट का जो पोल टिप आएगा वो होगा आपका ट्रेलिंग पोल टिप। फिर से बता रहा हूँ, जो आर्मेचर कंडक्टर जो रोटेट होता है, तो जिस पोल टिप के इफेक्ट में पहले आएगा वो होगा आपका लीडिंग पोल टिप, और उसके ऑपोजिट जो पोल टिप होगा जहाँ से वो बाहर निकलेगा वो होगा उसका ट्रेलिंग पोल टिप। तो हमें पता है कि आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट में जो लीडिंग पोल टिप होती है वहाँ पे फ्लक्स रिड्यूस होता है, और यानी कि फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस होगी, और जो ट्रेलिंग पोल टिप होता है वहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज होती है। तो इसीलिए वहाँ यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसमें फर्स्ट ऑप्शन वीकेंस द फ्लक्स एट द लीडिंग पोल टिप, यानी कि लीडिंग पोल टिप पे फ्लक्स वीक होता है, रिड्यूस होता है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रे लॉसेस आर डैश टुगेदर। स्ट्रे लॉसेस क्या होते हैं? तो जो ऑप्शंस हैं उसमें से हम जानते हैं कि स्ट्रे लॉसेस मैग्नेटिक और मैकेनिकल लॉसेस का सम होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लॉसेस को हम आयरन लॉसेस के नाम से भी जानते हैं, और वो ऑप्शन हमको दिया हुआ है सेकेंड ऑप्शन एज अ आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा आंसर 2 आयरन एंड मैकेनिकल लॉसेस, जिसको हम स्ट्रे लॉसेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्मेचर कंडक्टर ऑफ अ 6 पोल लेफ्ट पाउंड वाइंडिंग डीसी जनरेटर आर डिवाइडेड इनटू। तो यहाँ पे 6 पोल लेफ्ट पाउंड डीसी जनरेटर है, और उसमें मुझे आर्मेचर कंडक्टर्स जो है वो कितने पैरेलल पाथ में डिवाइड होगा ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है 2, 4, 6 और 12। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि जो लेफ्ट पाउंड जनरेटर होता है उसमें करंट के पैरेलल पाथ होते हैं नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल। जितने पोल का हमारा स्ट्रक्चर होगा उतने ही नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जनरेट होते हैं लेफ्ट पाउंड में। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें 6 पोल्स गिवन है, इसलिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ भी हमारे 6 रहेंगे। सो आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन अ सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग इज। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में पैरेलल पाथ कितने होंगे। तो ऑप्शंस जो है उसमें है नंबर ऑफ पोल्स इन मशीन के जितने, या 2, या नंबर ऑफ पेयर ऑफ पोल्स, या नन ऑफ द अबव। एज वी ऑल नो सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग में ऑलवेज करंट के पैरेलल पाथ रहेंगे 2, यानी कि 2। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट, इन अ डीसी मशीन द नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट्स इज इक्वल टू। डीसी मशीन में कम्यूटेटर सेगमेंट्स किसके बराबर रहेंगे? तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है नंबर ऑफ कंडक्टर्स के बराबर, या ट्वाइस द नंबर ऑफ पोल्स के बराबर, या नंबर ऑफ कोइल्स के बराबर, या नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जितनी कोइल्स होगी उतने ही हमें कम्यूटेटर सेगमेंट्स रखने पड़ते हैं। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, नंबर ऑफ कोइल्स के जितने कम्यूटेटर सेगमेंट्स रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीसी मशीन्स विथ हाई वोल्टेजेस यूजेस डैश वाइंडिंग। डीसी मशीन जिसमें हाई वोल्टेजेस हम यूज़ करते हैं उसमें किस टाइप की वाइंडिंग यूज़ करेंगे? ऑप्शन है लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग। थर्ड ऑप्शन है आइदर वेव और लैप, और नन ऑफ द अबव। सो एज वी ऑल नो, हाई वोल्टेज लेस करंट एप्लीकेशन जो होती है वहाँ पे हम वेव टाइप का वाइंडिंग यूज़ करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ गिवन नंबर ऑफ पोल्स एंड आर्मेचर कंडक्टर अ लेफ्ट वाइंडिंग विल कैरी डैश अ वेव वाइंडिंग। यानी कि लेफ्ट वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग की यहाँ पे हमें कंपैरिजन करनी है कि लेफ्ट वाइंडिंग जो है वो क्या ज़्यादा कैरी करेगा, विल कैरी
यानी नीचे ऑप्शन में से एक हमें सेलेक्ट करना है, आइदर मोर करंट कैरी करेगा वेव वाइंडिंग से या लेफ्ट वाइंडिंग में लेस करंट कैरी होगा वेव वाइंडिंग से, या सेम करंट होगा, या नन ऑफ द अबव। सो एज वी ऑल नो लेफ्ट वाइंडिंग में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू वेव वाइंडिंग, तो करंट भी ज़्यादा रहेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, मोर करंट। सो लेफ्ट वाइंडिंग विल कैरी मोर करंट देन अ वेव वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ डीसी जनरेटर द जनरेटेड वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन। डीसी जनरेटर में जो जनरेटेड वोल्टेज है वो किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ऑप्शंस है फ्लक्स ओनली, स्पीड ओनली, बोथ स्पीड एंड फ्लक्स, और नन ऑफ द अबव। सो एज वी ऑल नो कि जनरेटेड वोल्टेज यानी कि ईएमएफ इक्वेशन जो है डीसी जनरेटर का वो होता है P phi ZN अपॉन 60A, जिसमें N जो है वो स्पीड इन RPM होता है और phi जो है वो फ्लक्स पर पोल होता है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, बोथ स्पीड एंड फ्लक्स। नेक्स्ट, द आर्मेचर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज मेड ऑफ डैश। जो डीसी जनरेटर का आर्मेचर है वो किस चीज़ का बना हुआ है? ऑप्शन हैं सिलिकॉन स्टील, सॉफ्ट आयरन, एल्यूमिनियम और कास्ट स्टील। तो हमें पता है कि हिस्टेरेसिस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए हम जो आर्मेचर स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें सिलिकॉन स्टील का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सिलिकॉन स्टील। नेक्स्ट, द डीसी जनरेटर फील्ड स्ट्रक्चर यूजेज। ऑप्शंस हैं सेलिएंट पोल अरेंजमेंट, नॉन सेलिएंट पोल अरेंजमेंट, बोथ 1 and 2 और नन ऑफ द अबव। तो डीसी जनरेटर के फील्ड स्ट्रक्चर को किस अरेंजमेंट में हम उसको अरेंज करते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। ऑप्शंस जो हैं उसमें से हमें पता है कि जो हमारा फील्ड स्ट्रक्चर रहता है उसमें सारे N पोल के वाइंडिंग हम एक ही पोल पे रखेंगे, S पोल के वाइंडिंग एक ही पोल पे हम अरेंज करते हैं, जिसको हम सेलिएंट पोल स्ट्रक्चर बोलते हैं, यानी कि सेलिएंट पोल अरेंजमेंट। तो इसीलिए ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट, सेलिएंट पोल अरेंजमेंट। नेक्स्ट, द आर्मेचर कंडक्टर करंट ऑफ डीसी मशीन इज। तो डीसी मशीन में जो आर्मेचर कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो कैसा होता है? ऑप्शंस हैं AC, DC, पल्सेटिंग DC और पल्सेटिंग AC। तो हमें पता है कि जो आर्मेचर कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता है डीसी मशीन के लिए वो होता है ऑल्टरनेटिंग टाइप का। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर इज AC। Thank you students for being with me. This is the all about MCQs related to DC generator. Thank you so much.